अच्छा, हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के विविध प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जल्दी ही आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, तो अभी से सभी विद्यार्थी जरूर से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अंतिम दिन का इंतजार ना करें, करते हुए शुरुआत में ही फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग, जो भी इस क्राइटेरिया में आते हो। और जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर आपको कक्षाएं चाहिए, उसके बारे में प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करें। कोई दुविधा हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण को लेकर के, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे। और अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कक्षा देखते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर होगा खड़ी बोली। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश लोक जागरण और हिंदी साहित्य से लिया गया है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है। इसमें उल्लिखित है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। अतः स्पष्ट है कि इस गद्यांश में वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धीरोधत्त नायक कौन है? तो धीरोधत्त नायक इसमें से भीमसेन है। काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के चार भेद होते हैं। पहला भेद है धीरोदात्त। यह शोक, क्रोध आदि से अविचलित, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, आत्मश्लाघा न करने वाला, अहंकार शून्य तथा दृढ़व्रत होता है, जैसे राम और युधिष्ठिर आदि। धीर ललित नायक यह बड़े कोमल स्वभाव वाला, कलाविद, सुखान्वेषी और भोग विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में लगे रहने वाला नायक होता है, जैसे दुष्यंत या अहमद शाह रंगीला। तीसरे नायक का प्रकार है धीर प्रशांत। यह शांत स्वभाव वाला परंतु क्षत्रिय नहीं होता। ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वैश्य होता है, जैसे गौतम आदि। धीरोधत्त नायक यह मायावी, आत्म प्रशंसा सुनने वाला, प्रचंड स्वभाव, धोखेबाज और चपल, अहंकार तथा दर्प से भरा रहता है, जैसे परशुराम, भीम, मेघनाद, रावण आदि। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो कृष्ण जो है दाक्षिण नायक है। श्रृंगार विचार की या नायिका के प्रति नायक के दृष्टिकोण के आधार पर नायक चार प्रकार के बताए गए हैं। पहला अनुकूल, दूसरा दक्षिण, तीसरा सठ और चौथा धृष्ट। अनुकूल नायक प्रतिव्रत होता है, पर नारी को माँ तुल्य मानता है, वह एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। दक्षिण नायक कई नायिकाओं का प्रणयी होता है, फिर भी वह पूर्ण प्रणयिनी को नहीं भूलता, प्रधान महिषी का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा दयावान होता है। वह एक साथ सभी को प्रसन्न रख सकता है, जैसे राम अनुकूल नायक हैं, एक पत्नी व्रत है, जबकि कृष्ण दक्षिण नायक हैं। दुष्यंत भी दक्षिण नायक है। सठ नायक वह है जो छल कपट और प्रवंचना से परिपूर्ण होता है। वह अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करता है, किंतु प्रकट रूप में से नहीं। वह निर्लज्ज नहीं होता। इसके विपरीत धृष्ट नायक खुले रूप में दुराचरण करता है और निर्लज्ज होता है। वह अपनी प्रधान महिषी का मन दुखाने में भी नहीं चूकता और उसकी प्रताड़ना की भी परवाह नहीं करता। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। इस कॉलेज में नियुक्ति के पूर्व इन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी संस्था स्थापित किया था, जिसमें हिंदुस्तानी के पठन पाठन की व्यवस्था थी। जॉन गिलक्राइस्ट इनके पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विथ सप्लीमेंट, द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, द हिंदी स्टोरी लेटर, द हिंदी मैनुअल। अधोलिखित से सुक्ति परक वाक्य या सुक्ति नहीं है। अंधे की लकड़ी, ये सुक्ति परक वाक्य नहीं है, बल्कि ये अंधे की लकड़ी होना ये एक मुहावरा है। अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को सुक्ति है। अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं, ये भी सुक्ति है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाते हृदय साच है ताकि हृदय आप।
उपर्युक्त में से विकल्प सी अर्थात अंधे की लकड़ी सूखती नहीं अपितु लोकोक्ति है। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा होता है। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूले के प्रस्तोता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर थे। वस्तुतः हिंदी को राजभाषा बनाने हेतु संविधान सभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के मतभेदों को दूर करने हेतु इस समिति का गठन किया गया। इस समिति के सुझावों की जांच डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया समिति द्वारा करने के पश्चात अंततः मुंशी और आयंगर समिति के सुझावों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। मधुमेह वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? यौवन का। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में वसंत का प्रतीक यौवन है। यह लक्षणात्मक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार शब्द शक्ति की दृष्टि से इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा रस्सी। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी के बारे में, फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के निषेध के लिए होता है, ये वक्तव्य सही नहीं है। जबकि फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है और फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये सत्य है। फंतासी में चरित्र पूर्णतः यथार्थ नहीं होते, किंतु उनका चित्रण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वे यथार्थ का भ्रम पैदा करते हैं और कभी कभी तो यथार्थ को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। फंतासी में लोक कल्पना का पूरा इस्तेमाल होने के कारण फंतासी लोक जीवन के विविध रंगों को उभारने में पर्याप्त सहायक होती है, तब विकल्प ये सही नहीं है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? श्रृंखला की कड़ियाँ इन्होंने लिखा था। महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें नारी संवेदना के बौद्धिक एवं सामाजिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी के बारे में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में 3 महान कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास तथा जायसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तुलसी उनके प्रिय कवि थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 का संपादन किया और उसकी भूमिका में रामचरितमानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन किया। अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो तुलसीदास के। चूलिका किसका भेद होता है? चूलिका को प्राकृत का भेद होता है। प्राकृत नाम के अंतर्गत वैयाकरणों के अनुसार कई भाषाएं आती हैं। सबसे प्राचीन वैयाकरण वररुचि हैं, जिन्होंने 4 प्राकृतों का उल्लेख किया है: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। 12वीं सदी के अंत में के जैन लेखक हेमचंद्र ने 3 और प्राकृतों का उल्लेख किया है: आर्ष, जो अन्य लोगों की अर्धमागधी ही है, चूलिका, पैसाचिका और अपभ्रंश। परवर्ती वैयाकरणों ने सामान्यतः हेमचंद्र का अनुसरण किया है। वररुचि ने अपभ्रंश को एक पृथक प्राकृत नहीं माना है और संभवतः यह ठीक भी है। यह वही है जिसे बहुत से काव्य शास्त्रियों ने देशभाषा कहा है। देशभाषा का अर्थ है देश में अथवा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। दंडी के काव्यादर्श से पता चलता है कि काव्य में अपभ्रंश से अभिप्राय है चरवाहों और इस प्रकार के अन्य लोगों की भाषा। व्याकरण अथवा छंद शास्त्र की पुस्तकों में जो कुछ भी संस्कृत से भिन्न था अपभ्रंश कहा जाता था। प्राकृत के अंतर्गत उन्होंने महाराष्ट्री, जो श्रेष्ठ प्राकृत है, सौरसेनी, गौड़ी और लाटी को लिया है। गौड़ी प्रत्यक्षी मागधी का दूसरा नाम है। लाटी से उसका क्या अभिप्राय यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो विनय पत्रिका इसमें से निबंध नहीं है। जबकि प्रलय की छाया, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा, ये निबंधात्मक रचनाएं हैं। विनय पत्रिका काव्य नहीं बल्कि गीत काव्य है। निबंध काव्यों की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, निराला का शिवाजी का पत्र आते हैं।
निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा भी निबंध काव्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना। तो राम की शक्ति पूजा पहले माना था, निबंध नहीं है, पर संशोधित में ए माना विनय पत्रिका, जो कि सही है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, प्रगीत काव्य में संगीतात्मक की प्रधानता होती है। चंपू के दो भेद होते हैं, विरुद्ध और करम्बक। विरुद्ध और करम्बक चंपू के दो भेद होते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं, सबसे पुराने इसमें से विद्यापति हैं, ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं। उपर्युक्त कवियों में विद्यापति आदिकालीन है, सबसे पुराने कवि हैं, जबकि तुलसी व सूरदास भक्तिकालीन एवं बिहारी रीतिकालीन कवि हैं। तुलसी को नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि रंजन, कुछ कवि, पंचानन, जातीय कवि तथा अपरूप का कवि भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास की रचना सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य कहते हैं। बलदेव उपाध्याय बिहारी को दोहों का बादशाह कहते हैं और बिहारी को भारत का थामसन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है, ये लघु कथा की विशेषता है। अधिक तीक्ष्ण दृष्टि और सूक्ष्म मानवीय संवेदना लघु कथा के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। कथ्य का गहन और सूक्ष्म चयन तथा उसकी उचित अभिव्यक्ति उसे मानवीय संवेदना से जोड़ती है और उसकी निष्पत्ति उसे अतिरिक्त महत्व दिला सकती है। लघु कथा का आकार की दृष्टि से लघु होना उसके विशिष्ट शिल्प विधान का अनिवार्य परिणाम है, अतः विकल्प डी में लघु कथा की विशेषता समाहित है। अगला प्रश्न, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का, ये भी सही है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। यही कथन इसमें से असत्य है, गलत है। लघु कथा से बड़ी कहानी होती है, कहानी से बड़ा उपन्यास। कहानी उपन्यास का लघु संस्करण होती है जो एक घटना को समेटे हुए उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप को विस्तार पूर्वक कहने की चेष्टा करती है, तब विकल्प डी असत्य है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण होता है। कहानी लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास काफी विस्तृत होता है। कहानी में प्रायः किसी मनोदशा का या एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में समग्र मानव जीवन से संबंधित विविध घटनाओं का समावेश होता है। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? लॉन्जाइनस की मान्यता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। इनकी प्रमुख पुस्तक ऑन द सबलाइम पेरिप्सूस है। मैथ्यू अर्नाल्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म, प्लेटो की इयोन, इलियड की द वेस्टलैंड और क्रोचे की एस्थेटिक। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा जिसके अंतर्गत हठ योग आता है, इसका दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र भी है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। प्रस्तुत पंक्ति इसी का संक्षिप्त रूप है। द्विवेदी जी का कथन है, साहित्य मानव जीवन से सीधा संबंध होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत वितरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब मैं इस कक्षा को यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और पूरे मनोयोग से एलटी की तैयारी में जुट जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।